में बात करेंगे 3 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि जो सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की जो फोर्ब्स की सूची जारी हुई थी 2020 की, उसमें प्रथम स्थान पर कौन था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर था रोजर फेडरर, इसका सही आंसर था। ठीक है, अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्र यानी कि जो पोस्टल बैलेट है उनके लिए मतदाताओं की आयु सीमा में कटौती करके कितनी कर दी है। यहाँ पे देखिए, जो डाक मतपत्र की जो आयु सीमा थी उसमें कटौती करके अब कितनी कर दी है, 65 वर्ष कर दी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी जो कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, ठीक है, इसी के मद्देनजर जो है वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो विधि एवं न्याय मंत्रालय है उसने यहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के जो चुनाव है, ठीक है, उनके अंदर डाक मतपत्र की जो आयु सीमा है उसको अब कितना कर दिया है, 65 वर्ष कर दिया है। 65 वर्ष या इससे अधिक की उम्र का कोई भी अगर व्यक्ति है तो वो डाक मतपत्र कर सकता है। ये सुविधा यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, पहले तक क्या होता था, इससे पहले तक जो है इसकी सीमा कितनी थी, आयु वो थी 80 वर्ष या इससे ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई भी दिव्यांग या फिर 80 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र का है तो वो अब तक जो है डाक मतपत्र का उपयोग कर सकता था, लेकिन अब इसको कोविड-19 प्रकोप को देखते हुए 65 वर्ष कर दिया गया है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखिए, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB, इसके द्वारा हाल ही में किस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसने हाल ही एक एक्सीलरेट विज्ञान के नाम से एक नई योजना शुरू की। किस नाम से, एक्सीलरेट नाम से ये एक नई योजना शुरू की है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये योजना शुरू तो कर दी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड है इसके द्वारा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, योजना के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने वाले इच्छुक छात्रों को शोध, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण और कार्यक्रम प्रयोगशालाओं से संबंधित एकल राष्ट्रीय मंच प्रदान करना ही इसका मेन मकसद है। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स जो मतलब कि विज्ञान से संबंधित करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक मंच प्रोवाइड करना ही इसका मेन मकसद है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी शोध संस्थान के अनुसार वर्ष 2019 में भारत के किस राज्य में समुद्री मछली का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो केंद्रीय समुद्री मत्स्य शोध संस्थान है इसके बारे में। ठीक है, इसने हाल ही 2019 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की थी देश की, जिसमें सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन का जो मतलब की रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट थी, जिसके अंदर पहला स्थान जो मिला है वो तमिलनाडु को मिला है। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जो सबसे ज़्यादा जो समुद्री मछली का उत्पादन किया है वो किस राज्य ने किया है, तमिलनाडु ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो तमिलनाडु है इसने इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात को भी टेक ओवर कर लिया, यानी गुजरात को पीछे छोड़ दिया है इस रिपोर्ट के अनुसार इसने। ठीक है, पहले गुजरात इसमें आ गया था, लेकिन 2019 की जो रिपोर्ट है इसमें गुजरात को छोड़कर तमिलनाडु जो है सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य बना है। उसके बाद में देखिए एक और चीज़ जो यहाँ पर चेंज हुई है वो हुई है, यहाँ पर पिछली जो रिपोर्ट थी उसके कंपेरिजन में जो 2019 की ये रिपोर्ट है इसमें समुद्री मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, 2.1% की वृद्धि हुई है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये सारी बातें जो है जो मरीन फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है CMFRI, ठीक है, इसी के द्वारा ये केंद्रीय समुद्री मत्स्य शोध संस्थान, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तमिलनाडु की मैंने बात की है। ठीक है, तमिलनाडु आपको थोड़ा बता दें इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैप में हम देखेंगे पहले तमिलनाडु को। ये रहा आपका तमिलनाडु, दिख रहा है अच्छे से आपको। तो देखिए यहाँ अगर इसकी बॉर्डर शेयरिंग की मैं बात करता हूँ तो आपका तमिलनाडु इधर बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, और इधर ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका के साथ, और इधर ये केरला के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इधर ये यूटी के साथ जो यूनियन टेरिटरी यहाँ पे पुडुचेरी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर इधर ये श्रीलंका वगैरह आ गया अपना। ठीक है,
तो ये तो हो गई इसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात। अब बात करते हैं इसकी जो गवर्नमेंट है और जो फॉर्मेशन डेट वगैरह है उसकी। देखिए फॉर्मेशन डेट की अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को जो है तमिलनाडु का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ देखिए इसकी गवर्नमेंट की, तो वर्तमान में जो गवर्नर है इसके वो कौन है? इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। गवर्नर कौन है वर्तमान में इसके तमिलनाडु के? बनवारी लाल पुरोहित है। और वो मुख्यमंत्री हैं वो है E.K. पलानीस्वामी जो है वर्तमान में इसके कौन है? मुख्यमंत्री हैं। कौन है? E.K. पलानीस्वामी, ठीक है। उसके अलावा राज्यसभा लोकसभा सीटों की संख्या आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कितनी है? लोकसभा सीटें 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 18 है। एरिया के हिसाब से आप चाहे तो ध्यान रख लीजिएगा 10वां स्थान है इसका, ठीक है, देश के अंदर। ये हो गया तमिलनाडु के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए किसको भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा यहाँ पर इंद्रमणि पांडे। क्या नाम है यहाँ पे इसका? इनका इंद्रमणि पांडे जो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंद्रमणि पांडे को, ठीक है। यहाँ पे इनको हाल ही जो जिनेवा स्विट्जरलैंड है वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए जो यहाँ पे ये अधिकारी है भारतीय विदेश सेवा अधिकारी इंद्रमणि पांडे, इनको भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में इनके पद की मैं बात करता हूँ तो वर्तमान में जो है ये अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। ये हो गया यहाँ पे इंद्रमणि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना। फिच जो है संस्था है उसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो है भारत के जीडीपी विकास दर के अपने पहले अनुमान 9.5% को घटाकर कितना कर दिया है? देखिए जो FY22 है, ठीक है, इसके लिए जो पहले इसने फिच ने जो अपना जीडीपी विकास दर जो जारी किया था वो कितना किया था? 9.5% किया था, ठीक है। लेकिन इसको घटाकर हाल ही इसने कितना कर दिया? अब इसको 8% कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना। किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ई किसान धन ऐप जो है ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने जो है ये ई किसान धन बैंक जो है ई किसान धन जो ऐप है ये लॉन्च किया है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी HDFC की मैं बात करता हूँ तो इसका जो CEO है वो है आदित्य पुरी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और इसके जो फाउंडेड डेट है वो है अगस्त 1994 में जो है इसका फाउंड किया गया था, ठीक है, गठन किया गया था। ये हुआ HDFC के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मेजर जनरल निगार जौहर, नाम क्या है यहाँ पर? निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल चुनी गई है? तो हाल ही में जो निगार जौहर है इनको जो है पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल चुना गया है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। किस देश की? पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना। किस भारतीय को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि MVP चुना गया है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात यहाँ पे कर रहे हैं 21वीं सदी के लिए। तो ये चुना गया किसको? रविंद्र जडेजा को। किसको? रविंद्र जडेजा को चुना गया, ठीक है, जो भारतीय क्रिकेटर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना। किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है CBFC, इसके जो नए CEO चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? तो आपका सही आंसर होगा रविंद्र बाकर। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है CEO, ठीक है। तो यहाँ पर CBFC के नए CEO रविंद्र बाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका श्रीकांत माधव वेद। क्या नाम है? श्रीकांत माधव वेद जो है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC के नए अध्यक्ष चुने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़। फिर देखिए यहाँ पर IOC की मैंने बात की यानी कि इंडियन ऑयल की, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसकी जो चेयरपर्सन है वर्तमान में वो संजीव सिंह है। कौन है? संजीव सिंह। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे तीनों चीज़ ध्यान रखना है। CEO कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वेद और इसके जो चेयरपर्सन है संजीव सिंह और हेडक्वार्टर नई दिल्ली, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे आज की क्विज देख लीजिएगा फटाफट से। तो देखिए क्विज है आज का आपका, हाल ही में भूमिगत अणु बम परीक्षण, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ उसके कारण से जो लोपनूर है, नाम यहाँ पे देख रहे हो लोपनूर, ये एक स्थान है जहाँ पर ये हुआ है और इसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो आपको बताना है ये जो स्थान है लोपनूर ये कहाँ पर स्थित है। जो भी आपका करेक्ट आंसर है इसका वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर ऑफ। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।